कुछ अजीब से जीव समुद्र के पानी से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें पैरासाइट कहा जाता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। तभी एक एलियन पैरासाइट आकर उसके कनबूझे में घुस जाता है। जैसे ही वह पैरासाइट उसके अंदर जाता है, आदमी अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद शांत होकर फिर सो जाता है। इसके बाद हम शिनिची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कानों में ईयरफोन लगाकर फनी लड्डू के वीडियो सुन रहा होता है, और तभी एक और एलियन पैरासाइट आकर उसके भी कनबूजे को बजाने की कोशिश करता है। लेकिन शिनिची तो अपने वीडियो सुन रहा था, तो कान में कैसे घुस जाता, और जब उस पैरासाइट को कान में घुसने का रास्ता नहीं मिलता, तब वो शिनिची के नाक के जरिए उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन नाक में कुछ घुसने का एहसास होते ही शिनिची की नींद खुल जाती है और वह उस पैरासाइट को पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन अब भी वो पैरासाइट हार मानने को तैयार नहीं था और उसकी ओर बढ़ने लगता है। इसलिए शिनिची फटी में एक बुक उठाकर उस पैरासाइट को कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो कीड़ा उसके हाथ पर चीरा लगाकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है और उसके हाथ से उसके शरीर की ओर प्रवेश करने की कोशिश करता है। ये देखकर शिनिची घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने फोन के चार्जर की लीड उठाकर अपने हाथ को कसकर बांध लेता है ताकि वो विचित्र कीड़ा उसकी बॉडी की मसाज ना कर सके। लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर होने की वजह से उसको तकलीफ दे रहा था, मसाज नहीं, जिस वजह से उसकी जोर से आह की आवाज आने लगती है। और शिनिची की आह की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। उसकी माँ उसके पास आती है तो शिनिची अपनी माँ से कहता है कि उसके हाथ में कुछ घुस गया है, लेकिन चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर शिनिची की माँ को लगता है कि शिनिची कुछ और कर रहा होगा, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ शिनिची सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कीड़ा था क्या चीज, और माँ की आवाज सुनकर कहाँ भाग गया। अगली सुबह नाश्ता करते समय शिनिची को अपने दाहिने हाथ में अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि उसी हाथ में पैरासाइट घुसा था। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके कान में पैरासाइट गया था। उसका व्यवहार बहुत अजीब हो जाता है। उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, जैसे कि वो नशा करके आया हो। इसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है और तभी अचानक उसका चेहरा एक डरावने जीव की तरह खुल जाता है, जिसमें कई आंखें होती हैं। अब इससे पहले कि उसकी बीवी कुछ समझ पाती, तभी वह एक ही झटके में अपनी पत्नी का सिर खा जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये पैरासाइट इंसानों के कान के जरिए उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद शिनिची को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, लेकिन आज शिनिची का बिहेवियर कुछ चेंज सा था और उसके जिस हाथ में कीड़ा घुसा था, उस हाथ पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो हाथ अजीब तरह से शिनिची की गर्लफ्रेंड का चेहरा मरोड़ने लगता है और फिर अचानक उसकी गर्लफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट दबाने लगता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे इशारों में घर पे बुलाती है, मगर वो समझता नहीं। अब शिनिची जब क्लास में बैठता है तो उसका रबर गलती से नीचे गिर जाता है। शिनिची जब उसे उठाने लगता है तो वो रबर को उठा नहीं पाता, क्योंकि रबर उससे दूर गिरा था। लेकिन तभी जो होता है वो हॉर्न्स उड़ा देता है। अचानक उसका हाथ लंबा होकर रबर को उठा लेता है। ये देखकर शिनिची की आंखें फटी रह जाती हैं और कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। पहले गर्लफ्रेंड को परेशान किया, अब हाथ लंबा हो गया। क्लास से छुट्टी मिलने के बाद जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, तब शिनिची बहुत दूर से बास्केटबॉल में बाल आराम से डाल देता है। ये देखकर उसके सभी फ्रेंड्स उसकी तारीफ करने लगते हैं और शिनिची के साथ साथ सभी दोस्तों को भी ये समझ नहीं आता कि ये साला पहले तो बास्केटबॉल नहीं खेलता था, फिर भी इतना सटीक शॉट कैसे मार दिया। शिनिची परेशान होकर जब घर आता है तो वो इसके बारे में कंप्यूटर पर देखता है, लेकिन उसे इस प्रकार के कीड़े के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो कीड़ा पृथ्वी का तो था ही नहीं। तभी अचानक उसके हाथ से एक आंख बाहर आने लगती है, पर शिनिची के देखने मात्र से ही उसकी आंख वापस गायब हो जाती है। ये देखकर शिनिची की फट जाती है और वो एक चाकू से उस आंख को बाहर निकालना चाहता है जहाँ से आंख खुली थी। लेकिन तभी वो हाथ बड़ा सा एनाकोंडा में बदलकर उसे डराने की कोशिश करने लगता है और फिर उसका हाथ एक छोटे क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है। शिनिची की बहुत ज्यादा फट चुकी थी और वो अपने हाथ से पूछता है कि तू कौन है बे जो मेरे हाथ में कब्जा किए बैठा है। तो वो क्रीचर उसी की बात को दोहराते हुए कहता है कि साले तू कौन है वे। अब शिनिची रोते हुए खुद से कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया है, जो बेचारे मूवीज लड्डू के वीडियोस को लाइक नहीं कर रहा और सब्सक्राइब तो दूर की बात। लेकिन इतना ही नहीं, क्रीचर भी सेम बात को रिपीट करता है। तभी वो शिनिची को बताता है कि मैंने तेरा हाथ टेस्ट किया था तो खाने में ठीक लगा तो वही खा लिया। वही दूसरी साइड हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने अपनी वाइफ के सर को एक ही बार में मुंह बड़ा करके खा लिया था। अब वो आदमी टीवी के सामने बैठकर इंसानों की भाषा सीखने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस आदमी ने अपनी जान बीवी को पूरी तरह से खा लिया है। अगले दिन सुबह शिनिची जब नींद से उठा तो वो देखता है वही क्रीचर जो कि उसके हाथ
हाथ में है। वो उसका लैपी और बुक्स रीड करते हुए इंसानों की नफरत और प्यार भरी जिंदगी को सीख रहा है। अब शिंची को शोक लग जाता है क्योंकि आज तक उसने कभी इतना नहीं पढ़ा जितना कि ये पढ़ रहा है। और फिर वो उसके पास जाकर कहता है, साले तू इतना रहा है, तुझे इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर? रुक, अभी डॉक्टर के पास जाकर तुझे मुझसे अलग करवाऊं, हाथ कटवा दूंगा आज। इतना सुनते ही क्रीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा करेगा ना तू तो मैं तो तुमसे अलग हो जाऊंगा, लेकिन तेरा हाथ तो चला जाएगा ना दल्ले, और मुझे पता है कि तेरी कितनी फटती है, तो तू ऐसा तो कभी नहीं करेगा। क्रीचर सिनिची से ये भी कहता है कि मैंने तो तेरे पूरे शरीर पर कब्जा करने का प्लान बनाया था, लेकिन तूने चार्जर की लीड से अपना हाथ बांधकर मुझे तुम्हारे शरीर में जाने से रोक दिया। इसी कारण बस मेरा तुम्हारे पूरे शरीर पर पूरा कब्जा नहीं हो पाया। ये छुट्टू सा हाथ ही अब मेरा घर बन चुका है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए हैं जैसे कि मियाँ बीवी हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ होगा और मेरा भी सत्यानाश हो जाएगा। अब यहाँ सिनिची की फटनी कम हो गई थी और सिंची उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो क्रीचर कहता है कि तुम मुझे प्यार से मिकी बुला सकते हो। वैसे मेरा नाम राहुल गांधी है, लेकिन उससे मेरा स्वैग नहीं बनता, इसलिए मिकी सही रहेगा। सिंची जब स्कूल जाता है तो वहाँ मिकी रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई करता है। ऐसा लग रहा होता है कि आज तो ये डॉक्टर बन ही जाएगा। मिकी बहुत ही ज्यादा होशियार था, इसीलिए वो जो भी पढ़ता उसे एक बार में वो सब याद हो जाता। जैसे ही सिनिची क्लासरूम से बाहर आता है तब मिकी पास वाली क्लास में स्टूडेंट्स को फाइट करते देखकर उनसे फाड़ू फाइटिंग सीख लेता है। इसके बाद सिनिची पेंटिंग क्लास में एक पेंटिंग बना रहा होता है। शिनिची अपने मिगी वाले हाथ से अपनी गर्लफ्रेंड की बेहद खूबसूरत पेंटिंग बना देता है, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे तो वो चुड़ैल लग रही थी पेंटिंग में। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां आती है और वो पेंटिंग देखती है तो वो समझती है कि इसने मुझे बिना मेकअप के कब देखा था। एज इट इज पेंटिंग बना डाली तो वो ये छिपाने के लिए उसके सामने इम्प्रेस होने का दिखावा करती है और वो उससे कहती है कि लास्ट टाइम तो तुम ज्यादा ही कर गए थे, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये सोचा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल से घर आने के बाद सिनिची घर आता है और बाथ टब में नहाने लगता है तो मिकी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी का हर पार्ट देखना है। सिंची उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिकी जबरदस्ती उसके बॉडी पार्ट्स को देखने लगता है और बॉडी पार्ट्स देखने के बाद मिकी सिंची पर हंसने लगता है क्योंकि उसका पार्ट तो बहुत छोटा था और उसकी गर्लफ्रेंड का बड़ा। इस दौरान हम देखते हैं कि शिनिची और मिगी के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है और दोनों अब साथ रहना सीख गए हैं। दूसरी तरफ पूरे शहर में हालात बिगड़ते जा रहे होते हैं। कई पैरासाइट अलग अलग इंसानों के शरीर पर कब्जा कर चुके होते हैं और लोगों को मारकर खा रहे होते हैं। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन आम लोगों को यह नहीं पता होता कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। एक दिन जब शिनिची मार्केट जाता है तभी मिगी उसे महसूस कराता है कि आसपास उसकी तरह कोई और पैरासाइट मौजूद है। पहले तो शिनिची उसकी बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन मिगी जबरदस्ती उसे एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर रखा होता है। वह बेहद डरावना दिख रहा होता है और एक सामान्य इंसान को मारकर खा रहा होता है। जब वह आदमी शिनिची को देखता है तो उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके शरीर में भी एक पैरासाइट है, इसलिए वह शिनिची को इंसान का मांस खाने के लिए देता है, लेकिन शिनिची उसे खाने से साफ मना कर देता है। यह देखकर उस पैरासाइट को समझ आ जाता है कि शिनिची के शरीर में मौजूद पैरासाइट यानी मिगी का उसके पूरे शरीर पर कंट्रोल नहीं है। जैसे ही उस पैरासाइट को पता चलता है कि मिगी सिर्फ शिनिची के हाथ से जुड़ा हुआ है, ये पता चलते ही वह शिनिची को मारने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता, सिंची को पता चल जाता है कि अब वो उनका गेम बजाने वाला है, इसलिए मिकी सिंची से कहता है कि ये आदमी तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम यहाँ से दुम दबाकर भागो। यह पता चलते ही सिंची रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के लिए गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गेट नहीं खुल पाता। तभी वो पैरासाइट शिनिची के पास आता है और वो अपना एक हाथ काटकर मिगी से कहता है कि शिनिची का साथ छोड़कर उसके हाथ पर आ जाए। लेकिन मिगी और शिनिची के बीच अब गहरी दोस्ती हो चुकी होती है और मिगी को शिनिची का साथ पसंद आने लगा होता है, इसलिए वह उस पैरासाइट की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। यह देखकर वह आदमी गुस्से में आ जाता है लेकिन मिगी शिनिची की जान बचाने के लिए उससे लड़ता है, क्योंकि मिगी ने स्कूल में छात्रों को फाइटिंग करते हुए देखा था। वह उसी तकनीक का इस्तेमाल करता है और उस पैरासाइट का सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वह वहीं मर जाता है। तभी वहाँ कोई आने लगता है। इससे पहले कि कोई शिनिची को देख पाता, वह जल्दी से पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी ओर न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर में हर रोज लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। पूरे शहर में शिनिची ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सच पता होता है कि ये सब पैरासाइट्स का काम है। शिनिची मिगी से कहता है कि वह अपने जैसे बाकी पैरासाइट्स से
से कहे कि वे इंसानों को मारकर खाना बंद कर दें। इस पर मिगी जवाब देता है कि जैसे इंसान जानवरों को मारकर खाते हैं वैसे ही पैरासाइट्स इंसानों को खाते हैं, उनके लिए यह गलत नहीं है। वह यह भी कहता है कि उसका शिनिची के पूरे शरीर पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो कुछ शिनिची खाता है उसी से उसे भी ऊर्जा मिल जाती है। इस वजह से उसे इंसानों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले दिन जब शिनिची स्कूल जाता है तो मिगी उसे महसूस कराता है कि आसपास एक और पैरासाइट मौजूद है और वह कोई और नहीं बल्कि शिनिची की अपनी टीचर होती है। जब शिनिची उसे देखता है तो शिनिची को आखिरकार पता चल जाता है कि उसकी टीचर कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक पैरासाइट है। वहीं दूसरी तरफ टीचर भी समझ जाती है कि शनची के शरीर में भी एक पैरासाइट मौजूद है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह टीचर शनची को अकेले मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन हमला करने की बजाय वह शांत आवाज में कहती है कि उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है। वह बताती है कि वह स्कूल में सिर्फ इसलिए आई है ताकि इंसानों के तौर तरीके सीख सके और उनकी दुनिया में घुल मिल कर रह सके। इसके बाद टीचर शनची को एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर टप्पा टप करके खुद को प्रेग्नेंट किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दो पैरासाइट्स से पैदा होने वाला बच्चा इंसान होगा या फिर एक नया पैरासाइट। फिर वह शनची को दो और पैरासाइट्स से मिलवाती है जिन्होंने इंसानी शरीरों पर कब्जा कर रखा था। उनमें से एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर। टीचर बताती है कि वे तीनों एक गुप्त ग्रुप की तरह काम करते हैं। वे एक दूसरे को हर जानकारी देते रहते हैं ताकि इंसानों के बीच बिना शक के रह सकें। फिर वह शनची को भी अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन शनची साफ मना कर देता है। तब टीचर उसे चेतावनी देती है कि तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना तो मत करो, मगर टप्पा टप वाली बात किसी को मत बताना, और अगर उसने उनके बारे में किसी को बताया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात कहकर तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वह पुलिस ऑफिसर शनची को बेहद अजीब और डरावनी नजरों से देखता है। तभी मिगी शनची को बताता है कि टीचर वाला पैरासाइट बहुत शांत था। इतना शांत पैरासाइट उसने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन पुलिस ऑफिसर में उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसीलिए वह शनची को उससे सावधान रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जब शनची घर लौट रहा होता है तभी रास्ते में वही पैरासाइट पुलिस ऑफिसर उसके सामने आ जाता है और वो मिकी पर रिकॉर्ड तोड़ गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि पिछले वाले रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट निपटाया गया था उसे इसी चूतिये ने निपटाया था, इसलिए वो उस पर फाड़ू हमला कर देता है। मिगी और उस पैरासाइट के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मिकी उस कपट्टी पुलिस पैरासाइट से जबरदस्त लड़ रहा होता है कि तभी शनची मौका देखकर अपने दूसरे हाथ से लोहे की एक रॉड उठाता है और सीधे पुलिस ऑफिसर के पेट में घुसा देता है। इससे उस कपट्टी पुलिस के पेट से खून बहने लगता है, क्योंकि ये पैरासाइट उसके शरीर में था, तो वो पैरासाइट भी कमजोर पड़ने लगता है और वही चित्त गिरता है। इसके बाद शिनिची डर के मारे भर ताकत से भागता है। यहाँ इस पुलिस ऑफिसर का खून ज्यादा बह चुका होता है, इसलिए वो पैरासाइट उसको नकारा समझते हुए उसके शरीर से बाहर निकल आता है और नए शरीर की तलाश करने लगता है। उसी समय वहाँ से शनची की माँ गुजर रही होती है। इससे पहले कि शनची कुछ समझ पाता, वह पैरासाइट उसकी माँ के शरीर में घुस जाता है। वही घर में बैठा शिनिची बहुत उदास होता है, क्योंकि आज उसने एक पुलिस अफसर को निपटा दिया है, इसलिए वो अपने आप को हत्यारा समझ रहा होता है। लेकिन तभी मिकी उसे बताता है कि उस खड़ूस पुलिस वाले का पैरासाइट फिर से हमारी ओर आ रहा है। यह सुनकर शिनिची हैरान हो जाता है और कहता है कि उसको तो मैंने मार दिया था, अब कैसे आ रहा है वो। अब खुद को बचाने के लिए शिनिची छुरा लेकर घर के एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है और वही शिनिची की माँ घर पहुँचने के बाद बेहद अजीब व्यवहार करती है। यह देखकर मिगी तुरंत समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर वाला पैरासाइट अब उसकी माँ के शरीर पर कब्जा कर चुका है। मिगी उसे मार देना चाहता है, लेकिन शनची अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन तभी उसकी माँ का शरीर अचानक एक भयानक रूप ले लेता है और वह शनची पर हमला कर देती है। हमला इतना खतरनाक होता है कि शनची के सीने में बड़ा छेद हो जाता है और वह जमीन पर गिरकर आखिरी सांसें लेने लगता है। अब शिनिची को मारने के बाद वो पैरासाइट घर छोड़ देता है। यहाँ शिनिची की सांसें खत्म होने वाली होती है तो अपने दोस्त को मरता देख मिगी तुरंत उसके हाथ से निकलकर उसके शरीर के अंदर चला जाता है और उस जगह को ठीक करने लगता है जहाँ गहरा घाव हुआ था। कई घंटों तक शनची उसी हालत में पड़ा रहता है। फिर कुछ समय बाद मिगी वापस उसके हाथ में लौट आता है और अचानक शनची को होश आ जाता है। हॉन्स में आने के बाद शिनिची अपने घाव आईने में देखने लगता है, लेकिन उसे अपने शरीर पर कोई भी जख्म नजर नहीं आता। ऐसा लगता है अब ये तो सुपर हीरो बन गया। मिगी उसे बताता है कि अबे जायदा मत सोच, मैंने ही तेरा दिल ठीक कर दिया और अपनी बॉडी के कुछ सेल्स तेरी बॉडी में डाल दिए हैं, जिससे तेरा दिल धड़कने लगा और तुझे मेरा शुक्रिया अदा करने की जगह खुद को सुपर हीरो समझने में मजा आ रहा है। लेकिन दोबारा जिंदा होने की खुशी भी शनची के चेहरे पर नहीं थी। उसकी माँ ही इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा सहारा थी और अब वह भी एक पैरासाइट के कब्जे में जा चुकी थी। यही वजह थी कि अब शनची के अंदर बदले की आग जलने लगी थी। अगले दिन वह उस पैरासाइट को ढूंढने निकल पड़ता है जिसने उसकी माँ का शरीर छीन लिया था। लेकिन अब शनची पहले जैसा कमजोर और डरपोक लड़का नहीं रहा। मिगी के सेल्स उसके शरीर में मिल जाने की वजह से वह पहले से कहीं ज्यादा
ताकतवर, निडर और खतरनाक बन चुका था। अब शनची पूरे शहर में उस पैरासाइट को ढूंढने लगता है जिसने उसकी माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वह कहीं नहीं मिलता। इसी तलाश के दौरान वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां भारी भीड़ जमा थी। वहां एक नेता लोगों से वोट मांग रहा था, लेकिन जैसे ही शनची उसे देखता है वह तुरंत समझ जाता है कि वह पॉलिटिशियन भी एक पैरासाइट है। ये देखकर शनची बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अगर एक पैरासाइट चुनाव जीतकर सत्ता तक पहुंच गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता था। नेक्स्ट डे जब सींची स्कूल जाता है तो उसकी मुलाकात उसी स्टूडेंट से होती है जो टीचर के पैरासाइट ग्रुप का हिस्सा था। बाद में पता चलता है कि टीचर ने जानबूझकर उसका ट्रांसफर इसी स्कूल में करवाया था। वह स्टूडेंट ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह पहली बार शनची से मिल रहा हो, जबकि ऊपर से टीचर उन दोनों पर नजर रख रही होती है। घर लौटने के बाद मिगी शनची को बताता है कि जब से उसने अपने सेल्स से उसका दिल ठीक किया है तब से उसकी ताकत कम होने लगी है, इसलिए अब उसे हर दिन 4 घंटे की गहरी नींद लेनी पड़ेगी और जब वह सोएगा तब शनची को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। इतना कहकर मिगी अचानक शांत हो जाता है और सोने चला जाता है। शिनिची उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी नहीं उठता। वही पुलिस ऑफिसर को शहर भर में लोगों के मारने के रिपोर्ट्स मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में कुछ ऐसे जानवर प्रजाति के लोग हैं जिनकी बॉडी में पैरासाइट है और वही पैरासाइट लोगों के भेष में रहकर उनके बीच छिपकर लोगों को खा रहे हैं। इतना पता चलते ही पुलिस वाले उन पैरासाइट के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, तो इन्हें पता चलता है अगर किसी की बॉडी में पैरासाइट रह रहा हो तो उस इंसान के सिर का बाल उखाड़ने पर बाल किसी जीवित चीजों की तरह हिलने लगेगा और ये खबर पुलिस वाले टीवी पर चलवा देते हैं, जिससे हर एक मनुष्य को पैरासाइट के जानने का नुस्खा मिल जाता है। उधर हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़की उसी पैरासाइट वाले लड़के की हुबहू तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें शिनिची की गर्लफ्रेंड भी होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान के शरीर में पैरासाइट हो तो उसके बाल को तोड़ने पर वह अजीब तरीके से हिलने लगता है। जिज्ञासा में वे उस नए स्टूडेंट के बाल की जांच करती हैं, लेकिन जैसे ही बाल हिलने लगता है सभी लड़कियां डर जाती हैं। उसी पल उन्हें समझ आ जाता है कि वह लड़का इंसान नहीं बल्कि पैरासाइट है। अब उस पैरासाइट स्टूडेंट को भी एहसास हो जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वह तुरंत अपना असली रूप धारण कर लड़कियों पर हमला कर देता है। पूरा स्कूल चीखों से गूंज उठता है। लड़कियों की आवाज सुनकर शनची उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पैरासाइट टीचर भी पहुँच जाती है। वह अपने साथी को बेकाबू हालत में देखकर गुस्से से भर उठती है, क्योंकि अगर यह मामला बाहर फैल गया तो उसका राज भी दुनिया के सामने आ सकता था। अब यहाँ शिनिची की गर्लफ्रेंड एसिड की बोतल उठाकर सीधा उस पैरासाइट के थोबड़े पर फेंक देती है, जिसके कारण उस पैरासाइट को जलन होने लगती है और पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण वो कहीं भी हमला करने लगता है और कई लड़कियों को मार देता है और अब शनची की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ था। ये देखकर शनची दौड़ कर आता है और उस पैरासाइट को जोर से नीचे गिरा देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एट दैट मोमेंट पैरासिटिक टीचर भी वहाँ आ जाती है और टीचर जब देखती है कि इस नामाकूल ने कई लड़कियों को मार दिया है, ये देखकर वह उससे टू मच गुस्सा हो जाती है और टीचर यह फैसला करती है कि इस सबूत को खत्म करना जरूरी है। वह वहाँ एक बम लगा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है, लेकिन बम फटने से कुछ सेकंड पहले ही शनची अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा देता है। अगले ही पल ऊपर जोरदार धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। हालांकि उस धमाके में भी वह पैरासाइट स्टूडेंट नहीं मरता, लेकिन वह बुरी तरह घायल जरूर हो जाता है। नीचे खड़ी शनची की गर्लफ्रेंड उसे हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि तीसरी मंजिल से कूदने के बावजूद शनची को मामूली चोट तक नहीं आई थी। तभी उसे शक होने लगता है कि शायद शनची भी इंसान नहीं है। उधर धमाके की खबर मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया। लेकिन तभी घायल पैरासाइट स्टूडेंट अचानक एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर उसे मार देता है और खुद को बचाने के लिए स्कूल की छत की तरफ भागने लगता है। तभी मिगी शनची को बताता है कि वह पैरासाइट अभी भी जिंदा है और कई लोगों को मार चुका है। शनची तुरंत पूछता है कि वह इस वक्त कहाँ है। मिगी जवाब देता है कि वह स्कूल की छत पर मौजूद है। ये सुनते ही शनची पास की बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। फिर वह मिगी को एक कमान की तरह इस्तेमाल करता है और पैरासाइट स्टूडेंट पर तीर से हमला करता है। हमला इतना सटीक होता है कि उसी पल उस पैरासाइट की मौत हो जाती है। इसके बाद शनची सीधे उस रहस्यमयी पैरासाइट टीचर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उनके ग्रुप में जो पुलिस ऑफिसर था वह अब कहाँ है। तब टीचर शांत आवाज में कहती है कि उसे तो शनची पहले ही मार चुका है, लेकिन यह सुनकर शनची गुस्से में कहता है कि उसने सिर्फ उस इंसान के शरीर को खत्म किया था। असली पैरासाइट अब उसकी माँ के शरीर पर कब्जा कर चुका है, इसलिए वह हर हाल में उसे मारना चाहता है। यह सुनकर टीचर उसे एक पता देती है और कहती है कि वहाँ उसे उसकी माँ के शरीर में छिपा पैरासाइट मिल जाएगा। पता मिलते ही शनची तुरंत उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह उस पैरासाइट का अड्डा होता है। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है, लेकिन अब उसकी माँ की आंखों में कोई भावना नहीं बची थी। पैरासाइट ने पूरी तरह उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही दोनों के बीच
लड़ाई शुरू होने वाली होती है तभी मिगी को नींद आने लगती है। सोने से पहले वह शनची के हाथ को एक तेज हथियार जैसा आकार दे देता है और कहता है कि अब उसे अकेले लड़ना होगा। अगले ही पल शनची की माँ का शरीर एक डरावने क्रीचर में बदल जाता है और वह उस पर हमला कर देती है। शनची पूरी ताकत से खुद को बचाने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी माँ के शरीर में छिपे पैरासाइट के खिलाफ बराबरी से लड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह आखिरी वार करने वाला होता है तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसकी माँ की आंखों में प्यार और पहचान लौट आती है। कुछ पलों के लिए वह पैरासाइट के कंट्रोल से बाहर निकलकर अपने बेटे को पहचान लेती है, लेकिन यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। पैरासाइट फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और शनची पर घातक हमला कर देता है। तभी उसकी माँ अपने ही हाथ से उस हमले को रोक देती है और अपने बेटे की जान बचा लेती है। इस दौरान उसके हाथ से तेजी से खून बहने लगता है, वह कमजोर पड़ने लगती है और उसके साथ ही पैरासाइट भी कमजोर हो जाता है। इस टाइम सिंची इमोशनल हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो अपने हथियार से सीधे उस पैरासाइट पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन उस पैरासाइट के मरते ही उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। अपनी माँ को खोकर शनची पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ वही पैरासाइट पॉलिटिशियन चुनाव जीतकर पूरे शहर का मेयर बन जाता है। इसका मतलब था कि अब पूरा शहर बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका था। कुछ समय बाद शनची अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसे बिना पता चले कोई आदमी दूर से उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। वही आदमी पहले भी हॉस्पिटल में शनची और मिगी की फोटो खींच चुका था। मूवी का पार्ट 2 जल्द ही अपने चैनल पर आएगा। धन्यवाद।